नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं गाउस का नियम। जी हाँ बच्चों, गाउस का नियम, इसे गॉस का प्रमेय भी बोला जाता है। इंग्लिश में इसे गॉसेस थ्योरम और लॉ के नाम से भी जानते हैं। ये नियम क्या था बेटा? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस नियम के बारे में। ठीक, तो ये नियम क्या था? तो इस नियम के हिसाब से जो सबसे पहला इनका स्टेटमेंट था गाउस साहब का, वो स्टेटमेंट था बेटा कि किसी, ध्यान से देखिएगा, कि बंद किसी बंद पृष्ठ से किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण संपूर्ण फ्लक्स, याद रखिएगा, संपूर्ण फ्लक्स, जो विद्युत फ्लक्स होगा, वो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, आप ये लिख सकते हैं संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, उसके अंदर उपस्थित उसके अंदर उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश के कुल कुल आवेश के उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश के कुल आवेश के 1/1 एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यही स्टेटमेंट था भैया उनका, यही स्टेटमेंट था। ठीक, याद रखेंगे इस बात को कि इनके स्टेटमेंट को भी, कि इन्होंने कहा था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, यानी हमने एक पृष्ठ ले लिया, मान लेते हैं ये गोला हमारा एक बंद पृष्ठ है, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित, यानी इस जो है संपूर्ण पृष्ठ, बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित जो आवेश होंगे Q, और यहाँ से जो फ्लक्स गुजर रहा होगा वो कितना होगा बेटा? कि इसके अंदर जो जो आवेश उपस्थित है उसका 1/एप्सिलॉन नॉट गुना ये होता है। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। तो इनके हिसाब से बात ये थी कि अगर हम फाई ई निकाल रहे हैं, अब देखिए फाई ई अगर हम निकाल रहे हैं, फाई यानी विद्युत फ्लक्स, यानी फाई अगर हम निकाल रहे हैं, तो इसके अंदर उपस्थित जितना आवेश होगा वह इसके 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होगा। ठीक, जब हम इसका गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि फाई इज इक्वल टू क्यू और ये एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमें मिल जाता है बेटा, ये हमें यहाँ पर मिल जाता है। अब देखिए, अगर हम बात करें कि भैया ये आया कहाँ से, अगर हम ये देखें कि ये आया कहाँ से, तो इसको जो है हम निकालेंगे बेटा, तो हम इसको क्या कहेंगे? इसे हम क्या कहेंगे बेटा? सूत्र निगमन। इसे हम क्या कहेंगे बेटा? सूत्र निगमन कहेंगे। अब चलिए देख लेते हैं कि इसके सूत्र को किस प्रकार निगमित किया जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भैया सूत्र का निगमन, हम ये लिख सकते हैं कि सूत्र का निगमन। ठीक बेटा, तो अब हम देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि सूत्र का निगमन। तो अब देखिए हम सूत्र का निगमन करेंगे जब, तो किस तरीके से हम गॉस के इस थ्योरम को जो है अप्लाई करके सिद्ध कर सकते हैं। ठीक, अब यही चीज़ हमें देखना है। तो देखिए करना क्या होगा, सबसे पहले हम मान लेते हैं भैया कि हमारे पास ये जो गोला है एक बंद पृष्ठ है, हमें ये मानना पड़ेगा। ठीक, इसमें एक बिंदु कहीं पर हम मान लेते हैं, इसमें कहीं पर एक बिंदु हम मान लेते हैं, जो कि बिंदु क्या है बेटा? ये बिंदु O है हमारे पास। कौन सा बिंदु है? O है। और यहीं पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास प्लस Q आवेश है, यहीं पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर प्लस Q आवेश है। इतना सही है। अब करते क्या है बेटा कि यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु है जिसका नाम क्या है बेटा? P। हम यहाँ पे एक बिंदु मान लेते हैं जिस बिंदु का नाम क्या है बेटा? P। और यहीं पर ध्यान दीजिएगा, यहीं पर हमें क्या करना होता है? हमें यहीं से गुजरने वाले फ्लक्स का मान भी ज्ञात करना होगा। ये एक बिंदु हमने माना यहाँ पर P। अब देखिए क्या करना है कि यहाँ से यहाँ तक जो है हमें थोड़ा सा मैच करना है। देखिएगा ध्यान से, हमें यहाँ से यहाँ तक को मिला लेना है। इस साइड में हम यहाँ से इसको हम मिला देंगे। और ये जो बिंदु P है,
ये हमारे Q से कितनी दूरी पर है, तो याद रखिएगा ये हमारे बिंदु Q से R दूरी पर है। कितनी दूरी पर है बेटा, R दूरी पर है। तो ये हम यहाँ से कितनी दूरी पर है, तो हम लिख लेंगे ये R दूरी पर है। और ये जो आपको कोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये कोण कैसा कोण होगा बेटा, ये कोण हमारा डी ओमेगा कोण होगा। कैसा कोण होगा, डी ओमेगा, जो कि क्या होता है बेटा, डी ओमेगा कोण हमारा क्या होता है, ये अंतरित कोण होता है। ठीक, याद रखिएगा डी ओमेगा हमारे पास क्या होता है, अंतरित कोण होता है। अब अगर आप ध्यान दें तो आपको समझ में आएगा कि जो इसका क्षेत्रफल सदिश है वो हमारा इस दिशा में है। जो हमारा क्षेत्रफल सदिश है वो हमारा इस दिशा में है क्षेत्रफल। अगर ये पूरा का पूरा संपूर्ण पृष्ठ हम यस माने तो इसे हमें क्या मानना पड़ेगा बेटा, इस छोटे से अल्पांश को हम लोग क्या मान लेंगे, इस छोटे से अल्पांश को हम लोग डी एस मानेंगे। हम क्या मानेंगे बेटा, इसे डी एस मानेंगे। इसलिए डी एस जो वेक्टर होगा वो इस दिशा में होगा। डी एस वेक्टर किस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा। अगर आपको ये नहीं पता कि भैया डी एस वेक्टर कैसे होता है, तो मैं कहूँगा इससे पहले आपको एक मैं जो है और वीडियो बना के रखा हूँ कुछ थ्योरीज़ की, वो वीडियो भी देख लीजिए, बेहद ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, या फिर ये आप ऐसे समझ लीजिए सीधे सीधे कि जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो एकदम सामने की तरफ होता है, और जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो हमेशा प्लस से इधर की ओर यानी इससे दूर की ओर भागती हुई दिखाई देती है। तो हम मान लेते हैं कि इधर हमारा ई वेक्टर है, इधर हमारा क्या है बेटा, इधर हमारे पास ई वेक्टर है। इनके बीच का जो कोण होता है उसे हमें यहाँ पर थीटा मानना पड़ेगा। उसे हमें यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा बेटा थीटा मानना पड़ेगा। अब देखिए जब हम सूत्र का निगमन करते हैं तो इसमें हमें क्या क्या लिखना होता है। तो सबसे पहले देखिए जो जो हमने इसमें लिया है हमें पहले वही लिखना होता है। तो जो जो हमने इसमें लिया है सबसे पहले बेटा हमें वही लिखना है। देखिए जो जो लिए हैं हम वही हमें सबसे पहले लिखना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए कि माना, इसी तरीके से लिखेंगे कि माना कोई बिंदु, ऐसे माना कोई बिंदु प्लस क्यू आवेश, या आप ऐसे कहते हैं माना कोई बिंदु प्लस क्यू बंद पृष्ठ, इस तरीके से बंद पृष्ठ एस के अंदर ओ पर स्थित है। हम लिख सकते हैं कि ओ पर स्थित है। एकदम अच्छे ढंग से हम आपको बता रहे हैं बेटा, ओ पर जो है क्या है, स्थित है। ओ से आर दूरी पर, या ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु P है। तो देखिए यहाँ से R दूरी पर हमारे पास एक बिंदु क्या है बेटा, यहाँ पर P है। थोड़ा सा हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। चलिए देखिए ये एक बिंदु क्या है बेटा, P है। ठीक, कितनी दूरी पर है बेटा, यहाँ से R दूरी पर है। ठीक, तो अब इस बात को आप समझिएगा कि ये यहाँ से R दूरी पर, और यहाँ से हमें यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। आया बात समझ में बेटा। अब देखिए हम ये मानते हैं कि बिंदु P के चारों तरफ एक अल्पांश, क्या कर सकते हैं बेटा, एक अल्पांश हम ले सकते हैं। तो हम लिखेंगे एक अल्पांश ds, ये s थोड़ा सा बड़ा करके रखिएगा, ds लेते हैं। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने एक अल्पांश ds लिया। ठीक, एक अल्पांश हम ds लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आपको जो है क्या है कि अब यहाँ पर हमें जो है ध्यान ये रखना है कि अब हम यहाँ से ओ के कारण यहाँ पर P पर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी होती है। ठीक, यही हमें ज्ञात करनी होती है। तो अब देखिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा कि हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से हम ये लिख सकते हैं क्या कि बिंदु ओ पर स्थित प्लस क्यू के कारण
बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु O पर स्थित प्लस Q के कारण जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है बेटा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। तो ध्यान देंगे आप तो आपको समझ में आएगा बेटा कि ये जो बीच की दूरी है हमने R ही माना है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा R स्क्वायर। और दिशा क्या होगी बेटा, O से P की ओर, तो यहाँ पे हम दिशा लिख लेंगे क्या बेटा, O से P की ओर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे OP की दिशा में, हम ये लिख सकते हैं कि OP की दिशा में। यहाँ तक कोई समस्या, कोई परेशानी, तकलीफ कुछ बताइए। यहाँ तक तो मुझे अंदाज़ा है कि आपको कोई समस्या नहीं आ रही होगी, ठीक बेटा, और आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए पढ़ाई इसी लेवल से होनी चाहिए हम लोगों की कि हमें कोई भी तकलीफ ना होने पाए, ठीक बेटा। हाँ बेटा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप कि अब हम क्या करते हैं, अब हमें ये देखना है कि हम अगर देखते हैं कि अगर हम ये देखते हैं कि अगर हमारा ये कोण यहाँ पर थीटा बन रहा होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ds हम यहाँ पे लिखेंगे कि ds और e, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ds और e थीटा कोण बनाते हैं। हम ये लिख सकते हैं थीटा कोण बनाते हैं ये आपस में, ठीक, ये दोनों क्या बनाते हैं बेटा, थीटा कोण बनाते हैं। तब अल्पांश ds से गुजरने वाला फाई ई यानी फ्लक्स, सीधा फाई ई यानी फ्लक्स, हम ये कह सकते हैं कि फाई ई यानी फ्लक्स, ठीक बेटा, इतना समझ में आ रहा है। तो अब आगे देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम लिखेंगे डी फाई ई, देखिए ध्यान से, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि भैया डी फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस, लेकिन किस में बेटा, वेक्टर में, और जब वेक्टर हटता है तो क्या आ जाता है, कॉस थीटा। तो हम सीधा ई इंटू डी एस वेक्टर में लिखने की जगह पे सीधा हमने क्या किया, सीधा हमने मान रख दिया भैया किसमें, कॉस थीटा में, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर हम यहाँ पे ई का मान रख देते हैं, तो जब हम ई का मान रखेंगे तो डी फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा बेटा, ds, पूरा यस आपका बड़े में है, याद रखिएगा, मैंने छोटा लिख देता हूँ कहीं कहीं पे, तो ये क्या हो गया, ds कॉस थीटा। अब ध्यान देने वाली बात ये है बेटा कि अगर हम यहाँ पर देखें तो हम इस Q को यहाँ पर ला लेते हैं, तो हम क्या करेंगे बेटा, हम इस Q को उठाएंगे और इसको यहाँ पे ला देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए डी फाई ई, यहाँ पे हम कर सकते हैं डी फाई ई इज इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, और ये हो जाएगा डी एस कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, तो ये क्या है, डी एस कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, ये है, इतना क्लियर है बिल्कुल। अब देखिए जो ये आपका कोण बना था, डी ओमेगा, ये इसी का वैल्यू होता है, ठीक। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है, सीधा कि भैया जो डी फाई ई है, देखिए जो डी फाई ई है, जो आपका डी फाई ई है, वो आपका क्या वैल्यू क्या बताएगा कि Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इतने का पूरा मान आपका क्या हो जाएगा बेटा, डी ओमेगा हो जाएगा, इतना मान हो जाएगा। बस आपको अब इतना लिखकर रखना है। अब आप क्या लिखेंगे, अतः संपूर्ण पृष्ठ से, आप क्या लिखेंगे, अतः संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, ठीक है, सीधा बात कि अतः संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स यानी निकलने वाला फ्लक्स, सीधा निर्गत फ्लक्स, ठीक। अब संपूर्ण पृष्ठ से जो निर्गत फ्लक्स है
वो क्या हो जाएगा, इन्हीं का हमें समाकलन कर देना होता है। तो जब हम इसका समाकलन करेंगे डी फाई ई इज इक्वल टू समाकलन क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी ओमेगा। तो इसका समाकलन जैसे ही होगा बेटा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फाई ई, ये क्या हो जाएगा बेटा फाई ई। और ये क्या होगा यहाँ पे, ये तो आपका पूरा बाहर आ जाएगा, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका क्या होगा बेटा, ये आपका बाहर आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है, ये तो आराम से बाहर निकल आएगा। ठीक, अब होता क्या है, अब होगा क्या कि ये आपका डी ओमेगा समाकलित होगा। अब देखिए जब डी ओमेगा का हम समाकलन करते हैं बेटा तो डी ओमेगा जो होता है उसका वैल्यू कितना होता है, समाकलन डी ओमेगा का 4 पाई। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उत्तर आ जाएगा फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये आपका क्या हो जाता है गुणा, जब समाकलन कर देते हैं इसका तो 4 पाई, और 4 पाई से 4 पाई आपका कैंसिल हो जाता है बेटा। तो 4 पाई से 4 पाई आपका कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो उत्तर बच रहा है, अब क्या बच रहा है देखिए, हम उसको यहाँ पर लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा कि फाई ई आपके पास बचा, आपके पास क्या बचा फाई ई, ऊपर बचा भैया क्यू और नीचे बचा भैया एप्सिलॉन नॉट। तो ये रहा दोस्तों गॉस का, याद रखिएगा, प्रमेय। ठीक, जो कि हमने कूलाम के नियम से ही उत्पत्ति इसकी करके दिखा दी है। ठीक बेटा, याद रखेंगे, एकदम बेहतरीन अगर लगा हो तो भैया एकदम लाइक सब्सक्राइब दबा के करिए। वीडियो बहुत ही अच्छी बनी है, आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आएगी। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।